नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में कोविड स्थिति की समीक्षा की। सरकार ने कहा, एंटी वायरल औषधि रेमडेसिविर का उत्पादन अगले 15 दिनों में दोगुना कर लगभग 3 लाख शीशी प्रतिदिन कर दिया जाएगा। केंद्र ने सभी राज्यों के जन स्वास्थ्य केंद्रों में कुल 162 प्रेशर स्विंग एडसॉर्प्शन ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना की मंजूरी दी। देश में पिछले 24 घंटों में 2,61,000 से अधिक लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। अब तक देश में 12 करोड़ 26 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। दिल्ली में 24 घंटे में कोविड के 25,500 से अधिक नए मामले सामने आए। संक्रमण दर बढ़कर लगभग 30% हुई। दिल्ली सरकार ने कुंभ मेले से लौटने वालों के लिए 14 दिन तक घर पर पृथकवास में रहना अनिवार्य किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोविड की स्थिति को देखते हुए पश्चिम बंगाल में अपनी सभी जनसभाएं स्थगित की। जेईई मुख्य प्रवेश परीक्षा 2021 अगले आदेश तक स्थगित। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने इस महीने के आरंभ में सुकमा में घात लगाकर किए गए हमले में शामिल माओवादी गुट के मदवी हिदमा पर 7 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में 3:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से तथा मुंबई में शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। दोपहर समाचार में चारू सक्सेना के साथ मैं निखिल कुमार। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया है कि कोविड महामारी को परास्त करने के लिए जांच, निगरानी और उपचार की रणनीति अपनाई जानी चाहिए। अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में कोविड की स्थिति की वर्चुअल माध्यम से समीक्षा करते हुए श्री मोदी ने संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने और जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने पर बल दिया। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कोरोना को फैलने से रोकने और संक्रमित लोगों के समुचित उपचार के लिए वाराणसी में जांच, बिस्तरों, दवाओं, वैक्सीन और कार्यबल के बारे में जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता को जल्द से जल्द हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, नियम का पालन हर किसी को करना चाहिए। उन्होंने टीकाकरण अभियान के महत्व पर बल देते हुए कहा कि 45 वर्ष से अधिक उम्र के हर व्यक्ति को वैक्सीन लेने के लिए जागरूक बनाया जाना चाहिए। उन्होंने प्रशासन से वाराणसी की जनता को पूरी संवेदनशीलता के साथ हर संभव सहायता उपलब्ध कराने को कहा। श्री मोदी ने वाराणसी के जन प्रतिनिधि के रूप में आम जनता से सुझाव लेने का निरंतर अवसर मिलने पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पिछले 5-6 वर्षों में वाराणसी में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे के विस्तार और आधुनिकीकरण से कोरोना से लड़ाई में मदद मिली है। श्री मोदी ने कहा कि वाराणसी में बिस्तरों, आईसीयू और ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाई जा रही है। कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या के दबाव के मद्देनजर उन्होंने हर स्तर पर प्रयास बढ़ाने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वाराणसी के प्रशासन ने जितनी तेजी से काशी कोविड रिस्पांस सेंटर की स्थापना की है, उतनी ही तेजी से प्रत्येक कार्य किया जाना चाहिए। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री ने देश के सभी डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा कर्मियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संकट के इस समय में ये सब पूरी वफादारी से अपना फर्ज निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सरकार के साथ काम करने वाले वाराणसी के गैर सरकारी संगठनों की भी प्रशंसा की। उन्होंने मौजूदा स्थिति को देखते हुए अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता पर बल दिया। वाराणसी के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को कोविड के उपचार और इससे बचाव के लिए क्षेत्र में की गई तैयारियों के बारे में बताया। उन्होंने श्री मोदी की संक्रमितों के संपर्क का पता लगाने के लिए स्थापित नियंत्रण कक्ष, होम आइसोलेशन के लिए कमान तथा नियंत्रण केंद्र, विशेष फोन लाइन एम्बुलेंस, नियंत्रण कक्ष से टेलीमेडिसिन व्यवस्था और शहरी क्षेत्र में अतिरिक्त द्रुतगामी कार्रवाई दलों की तैनाती के बारे में भी बताया। प्रधानमंत्री को ये भी बताया गया कि अब तक 1,98,000 से अधिक लोगों को कोविड टीके की पहली और 35,000 से अधिक लोगों को दूसरी खुराक दी जा चुकी है।
वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्य के मंत्री नीलकंठ तिवारी, रविंद्र जायसवाल, विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह, विधान परिषद सदस्य अशोक धवन तथा लक्ष्मण आचार्य और विधान परिषद सदस्य तथा वाराणसी के कोविड प्रभारी एके शर्मा, डिविजनल कमिश्नर दीपक अग्रवाल, पुलिस आयुक्त ए सतीश गणेश, जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा, निगम आयुक्त गौरंग राठी, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर एनपी सिंह और आईएमएस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर बीआर मित्तल उपस्थित थे। देश में कोविड के सर्वाधिक 2,61,500 और लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। लगभग 80% रोगी 10 राज्यों में ही हैं। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात और केरल। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के कारण 1,500 लोगों की मृत्यु हुई है। कोविड से जान गंवाने वालों की संख्या 1,77,150 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी बताया कि इस समय 18 लाख से अधिक लोग इस महामारी से जूझ रहे हैं। वे या तो अस्पतालों में भर्ती हैं या घर पर आइसोलेशन में हैं। देश में कोरोना से मुक्त होने वालों की दर कम होकर 86.62% पर आ गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,38,000 लोग ठीक हुए हैं। देश में अब तक 1,28,00,000 से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। 5 सूत्रों टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, आइसोलेट और वैक्सीनेट पर विशेष ध्यान केंद्रित करने से नमूनों की जांच का आंकड़ा 26,65,00,000 से अधिक हो गया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान 15,66,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। इस समय देश में 2,463 प्रयोगशालाओं में कोविड नमूनों की जांच की जा रही है। इनमें से 1,233 सरकारी और 1,230 निजी प्रयोगशालाएं हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कहा कि भारत सरकार ने सभी राज्यों में जन स्वास्थ्य केंद्रों में प्रेशर स्विंग एब्सॉर्प्शन पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना की स्वीकृति दी है। इससे चिकित्सा सेवा में उपयोग के लिए ऑक्सीजन की क्षमता 154 मीट्रिक टन से अधिक हो जाएगी। ट्वीट संदेश में मंत्रालय ने कहा कि केंद्र द्वारा स्वीकृत 162 ऑक्सीजन संयंत्रों में से 33 पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। इस महीने के अंत तक 59 संयंत्र और अगले महीने 80 संयंत्र स्थापित कर दिए जाएंगे। 33 संयंत्रों में से 5 मध्य प्रदेश में, 4 हिमाचल प्रदेश, 3 चंडीगढ़, गुजरात और उत्तराखंड में तथा 2 बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना में स्थापित किए गए हैं। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, पुद्दुचेरी, पंजाब और उत्तर प्रदेश में एक संयंत्र लगाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि राज्यों ने स्वास्थ्य केंद्रों में पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने की सराहना की है। मंत्रालय ने कहा कि राज्यों के अनुरोध पर भारत सरकार ने 162 संयंत्रों के अलावा 100 अतिरिक्त संयंत्रों की स्थापना को मंजूरी दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 162 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों पर आने वाला 201 करोड़ रुपए का खर्च केंद्र द्वारा वहन किया जाएगा। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों और उनके अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पत्र लिखकर कहा है कि वे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपने अस्पतालों में कोविड-19 के रोगियों के लिए बिस्तर आरक्षित करें। उन्होंने कहा कि इससे कुछ राज्यों में बिस्तरों की कमी की समस्या दूर की जा सकेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे अस्पतालों या ब्लॉकों का विवरण लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों को सलाह दी है कि वे अपने और अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधीन अस्पतालों को निर्देश जारी करें कि वे पिछले साल की तरह कोविड-19 रोगियों की चिकित्सा के लिए अपने अस्पतालों में विशेष वार्ड या अलग से ब्लॉक बनाएं। इन अस्पतालों या ब्लॉकों में कोविड रोगियों के लिए अलग से प्रवेश और निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। कोविड वार्ड और ब्लॉकों में ऑक्सीजन सहित बिस्तरों, आईसीयू बिस्तरों, वेंटिलेटरों, प्रयोगशालाओं और रसोई के अलावा स्वास्थ्य कर्मियों की व्यवस्था होनी चाहिए। एंटीवायरल औषधि रेमडेसिविर का उत्पादन अगले 15 दिन में दोगुना कर प्रतिदिन लगभग 3 लाख शीशी कर दिया जाएगा। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि केंद्र सरकार इस दवा की सस्ती दर पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। रेमडेसिविर को गंभीर कोरोना रोगियों के बेहतर इलाज में प्रभावी पाया गया है। श्री मांडविया ने बताया कि इस समय देश में 20 विनिर्माता संयंत्रों में इसका उत्पादन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 20 और विनिर्माण स्थलों के लिए सरकार की मंजूरी मिल चुकी है और उनमें जल्द उत्पादन शुरू हो जाएगा।
इससे इस दवा की उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 1.5 लाख शीशी बढ़ जाएगी। उत्तर प्रदेश में कोरोना के संदेह वाले रोगियों का उपचार भी कोरोना संक्रमितों के जैसे ही किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अस्पतालों को संदिग्ध रोगियों का इलाज कोविड संक्रमित रोगी की तरह करने और उन्हें अस्पताल में अलग वार्ड में रखने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने कोरोना रोगियों के उपचार के लिए 225 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की है। बिहार में कल कोरोना के 7,870 रोगी सामने आए। ये किसी एक दिन में राज्य में कोरोना संक्रमितों की सर्वाधिक संख्या है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना से 51 लोगों की मौत हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार आज इस संबंध में फैसला लेगी कि लॉकडाउन लगाया जाए अथवा कोई और विकल्प अपनाया जाए। छत्तीसगढ़ में कल कोविड के अब तक के सर्वाधिक 16,083 नए मरीजों की पुष्टि हुई। पिछले एक सप्ताह में लगभग 1 लाख नए कोविड रोगियों की पुष्टि हुई है। इस समय राज्य में 1,30,400 कोविड रोगियों का उपचार चल रहा है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 138 लोगों की कोविड संक्रमण से मृत्यु हुई। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने लोगों से कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। प्रत्येक व्यक्ति से, इस प्रदेशवासियों से यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि अगर इसका बचाव करना है तो मास्क अवश्य लगाएं, समय समय पर हाथ धोते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। और इस समय मेरा सभी जो हमारे समाज सेवी जनप्रतिनिधि हैं, उन सभी लोगों से भी मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि मानवता की सेवा के लिए वो आगे आएं और जो भी हो सके अपने आप उनकी जान बचाने में जो भी मदद कर सके, ये बहुत बड़ी आपकी समाज की सेवा, मानव की सेवा होगी और राष्ट्र की सेवा होगी। इस बीच छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि राज्य में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 90,000 इंजेक्शन की आपूर्ति के आदेश दिए हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। छत्तीसगढ़ में रायपुर की राजधानी अस्पताल में कल शॉर्ट सर्किट से आग लग जाने से 4 लोगों की मौत हो गई। ये सभी कोविड रोगी थे। अन्य रोगियों को विभिन्न अस्पतालों में भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए मारे गए लोगों के परिवार को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ में कोविड संक्रमण रोकने के लिए रायपुर समेत 5 जिलों में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। रायपुर, दुर्ग और जसपुर जिलों में पूर्णबंदी 26 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। राजगढ़ और कोरबा जिलों में 27 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। मध्य प्रदेश में बड़े शहरों को छोड़कर बाकी में कोरोना का प्रकोप धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया है। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार कल 11,269 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इस दौरान 6,497 लोग ठीक हुए हैं। एक रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में कोविड-19 के कल सबसे ज्यादा 1,669 नए मामले सामने आए। वहीं इंदौर में 1,656 मरीज मिले। राहत की बात यह है कि राज्य के खंडवा, बुरहानपुर, देवास और छिंदवाड़ा में संक्रमण की रफ्तार कम होने लगी है। यहां नए केस तेजी से घट रहे हैं। महाराष्ट्र सीमा से लगे होने के बावजूद बुरहानपुर और खंडवा जिले में कल पहले की तुलना में कम प्रकरण सामने आए। इस बीच राज्य में कोविड वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से किया जा रहा है। कल तक 71,77,000 से अधिक वैक्सीन के डोज लगाए जा चुके हैं। समाचार कक्ष भोपाल से मैं राशिद अहमद खान। पश्चिम बंगाल में कल 7,713 लोग कोविड से संक्रमित पाए गए। किसी एक दिन में संक्रमित लोगों का ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। केरल में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने नए प्रतिबंध लागू किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि कल एक दिन में अब तक के सर्वाधिक 13,835 लोग संक्रमित हुए। अन्य देशों तथा अन्य राज्यों से केरल आने वाले सभी लोगों के लिए कोविड जागृत पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया गया है। विवाह जैसे सार्वजनिक समारोह का विवरण भी पोर्टल पर पहले ही दर्ज कराना होगा। कर्नाटक में कल 17,489 लोग संक्रमित हुए। करीब 5,565 मरीज ठीक हो गए। संक्रमण दर 12.20% और मृत्यु दर 0.45% है। कल कोविड से 80 लोगों की मौत हुई। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कहा है कि राज्य सरकार निजी अस्पतालों को उचित दर पर रेमडेसिविर की आपूर्ति के लिए सभी उपाय कर रही है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में करीब 33 अस्पतालों ने रेमडेसिविर की आपूर्ति का आग्रह किया है। इन अस्पतालों को आज रेमडेसिविर की 100 शीशियां भेजी जाएंगी।
केंद्र ने गुजरात में डीआरडीओ के 900 बिस्तर वाले कोविड अस्पताल में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के 25 डॉक्टर और 75 पैरामेडिकल स्टाफ को तैनात करने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार के आग्रह के बाद ये निर्णय लिया है। डीआरडीओ अहमदाबाद में यूनिवर्सिटी कन्वेंशन और प्रदर्शन केंद्र में 900 बिस्तर के कोविड अस्पताल की स्थापना करने जा रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। अहमदाबाद में यूनिवर्सिटी कन्वेंशन और प्रदर्शनी केंद्र में स्थापित होने वाले डीआरडीओ अस्पताल में ऑक्सीजन और आईसीयू बेड की सुविधा होगी। सूत्रों के मुताबिक अस्पताल में इस महीने के अंत तक कोविड के मरीजों की भर्ती शुरू हो जाने की संभावना है। इस बीच अहमदाबाद नगर निगम ने नए मामलों के पता लगने के बाद शहर में 17 और क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में शामिल किया है। गुजरात में कोविड-19 के सबसे अधिक मामले अहमदाबाद में सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान अहमदाबाद में कोविड-19 संक्रमण के 3,241 नए मामले दर्ज किए गए। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। दिल्ली कैंट में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ का सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल में आज फिर से रोगियों का इलाज शुरू हो रहा है। कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए इस वर्ष फरवरी में पहले सप्ताह में इस अस्पताल को बंद कर दिया गया था। संगठन ने इस अस्पताल का निर्माण सशस्त्र बलों, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा टाटा ट्रस्ट के सहयोग से रिकॉर्ड 12 दिन में पूरा कर लिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में राजधानी में 25,500 लोग संक्रमित हुए हैं। संक्रमण की दर बढ़कर लगभग 30% पर पहुंच गई है। श्री केजरीवाल ने आज वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि दिल्ली में 10,000 बिस्तर उपलब्ध हैं, जिनमें केंद्र सरकार के अस्पतालों के बिस्तर भी शामिल हैं। इनमें से 1,800 बिस्तर कोविड मरीजों के लिए आरक्षित हैं। उन्होंने केंद्र से 7,000 बिस्तर गंभीर कोविड मरीजों के लिए आरक्षित करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में 100 से भी कम आईसीयू बिस्तर खाली हैं और स्थिति पल पल खराब हो रही है। श्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा अगले 2-3 दिन में यमुना खेल परिसर में 6,000 से अधिक हाई फ्लो ऑक्सीजन बिस्तर उपलब्ध कराए जाएंगे। दिल्ली सरकार की तरफ से 2-3 दिन के अंदर मैं उम्मीद करता हूं कि 6,000 से ज्यादा ऑक्सीजन बेड्स तैयार कर लेंगे। आईसीयू बेड्स की कमी है, अधिकतर मरीजों को हाई फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो हम कई सारे अस्पतालों के अंदर हाई फ्लो ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहे हैं ताकि और हाई फ्लो ऑक्सीजन के बेड्स लगाए जा सके। तो 6,000 के करीब हम ऑक्सीजन बेड्स अगले कुछ दिनों में यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, राधा स्वामी सत्संग वाला केंद्र था उसको दोबारा चालू कर रहे हैं। कई स्कूलों के अंदर भी बेड्स लगाए जा रहे हैं और उनको हॉस्पिटल्स के साथ अटैच किया जा रहा है। जो कर्फ्यू लगाया गया है उसका लोग काफी सहयोग कर रहे हैं। मैं पूरे दिल्ली की जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। दिल्ली सरकार ने हरिद्वार में कुंभ मेले में राष्ट्रीय राजधानी लौटने वालों के लिए 14 दिन तक घर पर पृथकवास में रहना अनिवार्य कर दिया है। 4 अप्रैल के बाद जो लोग कुंभ स्नान के लिए गए उन सबको दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर अपनी व्यक्तिगत और यात्रा संबंधी जानकारी देनी होगी। जो लोग कुंभ जा रहे हैं उन्हें भी सरकार के साथ जानकारी साझा करनी होगी। जानकारी साझा नहीं करने वालों को 14 दिन के संस्थागत पृथकवास में भेजा जाएगा। सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र में राज्य निगरानी अधिकारी डॉक्टर प्रदीप आवटे ने कहा है कि मई के पहले सप्ताह से मरीजों की संख्या में धीरे धीरे कमी होगी। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से 60,000 से अधिक लोग रोजाना संक्रमित हो रहे हैं। डॉक्टर आवटे ने कहा कि दुनिया भर में यह देखा गया है कि पहली लहर के बाद दूसरी लहर के शुरू होने में लगभग 75 से 90 दिन लग जाते हैं। उन्होंने कहा कि पहली लहर में संक्रमित लोगों की इम्यूनिटी इस अवधि के दौरान कम हो गई और अब वे फिर से इस बीमारी से संक्रमित हो रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हर रोज 60 से 70 हजार मामले दर्ज करने के बाद अब संभावनाएं हैं कि वे और नहीं बढ़ेंगे और धीरे धीरे गिरावट शुरू हो जाएगी। उन्होंने नए संस्करण के प्रसार को रोकने के लिए लोगों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने को कहा। जीवन भावसर के साथ कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय रेल कोविड महामारी से लड़ाई में पूरी क्षमता के साथ लगी हुई है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के नंदुरबार में आइसोलेशन कोच में कोविड मरीजों की भर्ती शुरू हो गई है। रेल मंत्री ने कहा कि इस समय भारतीय रेल के 16 जोन में 4000 से अधिक कोविड कोच उपलब्ध हैं और राज्य सरकारों के अनुरोध पर इनकी उपलब्धता कराई जाएगी। पिछले वर्ष मार्च, अप्रैल, मई और जून में भारतीय रेल के कोचों को कोविड देखभाल कोच में परिवर्तित किया गया था। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में कोविड स्थिति की समीक्षा की। सरकार ने कहा, एंटी वायरल औषधि रेमडेसिविर का उत्पादन अगले 15 दिनों में दोगुना कर लगभग 3 लाख शीशी प्रतिदिन कर दिया जाएगा। केंद्र ने सभी राज्यों के जन स्वास्थ्य केंद्रों में कुल 162 प्रेशर स्विंग एडसॉर्प्शन ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना की मंजूरी दी। देश में पिछले 24 घंटों में 2,61,000 से अधिक लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। अब तक देश में 12 करोड़ 26 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। दिल्ली में 24 घंटे में कोविड के 25,500 से अधिक नए मामले सामने आए। संक्रमण दर बढ़कर लगभग 30% हुई। दिल्ली सरकार ने कुंभ मेले से लौटने वालों के लिए 14 दिन तक घर पर पृथकवास में रहना अनिवार्य किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोविड की स्थिति को देखते हुए पश्चिम बंगाल में अपनी सभी जनसभाएं स्थगित की। जेईई मुख्य प्रवेश परीक्षा 2021 अगले आदेश तक स्थगित। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने इस महीने के आरंभ में सुकमा में घात लगाकर किए गए हमले में शामिल माओवादी गुट के मदवी हिदमा पर 7 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में 3:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से और मुंबई में शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के छठे चरण का प्रचार कल शाम समाप्त हो जाएगा। सभी राजनीतिक दलों के नेता राज्य में रैलियां कर रहे हैं। पुरुष थौली उत्तर विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने मतदाताओं से कटमानी के खिलाफ वोट देने की अपील की। उन्होंने कथित माफियाओं और सगे संबंधियों को फायदा पहुंचाने वाली सरकार के खिलाफ मतदान की अपील की। कृष्णा नगर दक्षिण में आज एक चुनावी सभा में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निर्वाचन आयोग से राज्य में कोविड महामारी पर नियंत्रण के लिए मतदान के चरणों को कम करने की अपील की। उन्होंने प्रचार का समय कम करने के लिए आयोग की निंदा की। उन्होंने कृष्णानगर में अस्पतालों के उन्नयन, सड़क संपर्क और विश्वविद्यालय विस्तार कैंपस की स्वीकृति जैसे विकास के कार्यों के बारे में जानकारी दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट संदेश में बताया कि उन्होंने देश में कोविड मरीजों की संख्या के बढ़ते मद्देनजर पश्चिम बंगाल में अपनी सभी रैलियां रद्द कर दी हैं। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से महामारी के दौरान चुनाव सभा करने के परिणाम के बारे में विचार करने की सलाह दी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने कट्टर नक्सली मदवी हिदमा की गिरफ्तारी पर 7 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। इस इनाम की घोषणा 2019 में छत्तीसगढ़ के विधायक भीमा मांडवी की हत्या के मामले में की गई है। एनआईए ने पिछले वर्ष इस मामले में मदवी हिदमा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। हिदमा माओवादियों की पीपल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी से है। ये संगठन छत्तीसगढ़ में सुकमा बीजापुर सीमा पर इस महीने के शुरू में हुई मुठभेड़ में शामिल था। इस मुठभेड़ में 22 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस वर्ष अप्रैल में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मुख्य परीक्षा स्थगित कर दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि कोविड महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस परीक्षा को स्थगित करने का फैसला किया है। जेईई मुख्य परीक्षा के अप्रैल सत्र का आयोजन 27, 28 और 30 अप्रैल को होना था। एजेंसी ने कहा कि परीक्षा की संशोधित तिथियां बाद में घोषित की जाएंगी। नई तारीखों की घोषणा परीक्षा से कम 15 दिन पहले की जाएगी। देश के प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए जेईई मुख्य परीक्षा इस वर्ष 4 सत्रों में आयोजित होनी थी। फरवरी और मार्च में इस परीक्षा के 2 सत्र पहले ही आयोजित किए जा चुके हैं। महान हिंदू दार्शनिक और चिंतक श्री रामानुजाचार्य की आज 1004वीं जयंती है। एक रिपोर्ट। श्री रामानुजाचार्य ने लोगों को समानता और भक्ति का मार्ग दिखाया। उनका जन्म सन 1017 में तमिलनाडु के श्री पेरुम्बुदूर में हुआ था। उन्होंने सार्वभौमिक भाईचारे का संदेश दिया।
संत रामानुजाचार्य ने अछूतों को गले लगाया और साफ तौर पर कहा कि विश्व के रचयिता ने कभी भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। श्री रामानुजाचार्य ने ऐसा सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसमें जन्म या जाति के बजाय व्यक्ति के आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर सम्मान दिया जाता है। उन्होंने सभी जाति के लोगों के लिए मंदिरों के द्वार खोले और उन्हें निर्भय होकर प्रेम के साथ भगवान की पूजा करना सिखाया। उन्होंने यह घोषणा की कि विश्व परमात्मा का पवित्र मंच है जहाँ सब कुछ सत्य है। उन्होंने वेदों के गोपनीय और सर्वोत्कृष्ट ज्ञान को मंदिरों से निकालकर आम लोगों तक पहुँचाया। श्री रामानुजाचार्य महान दार्शनिक, संत, चिंतक, समाज सुधारक और वेदांत की विशिष्टता द्वैत धारा के मुख्य उद्घोषक थे। माना जाता है कि उनका निधन 120 वर्ष की उम्र में 1137 में तमिलनाडु के श्रीरंगम में हुआ था। समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने महान दार्शनिक, संत और समाज सुधारक श्री रामानुजाचार्य जी की जयंती पर आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि रामानुजाचार्य जी वेदांत और वैष्णववाद के महान समर्थक थे। उन्होंने सार्वभौमिक भाईचारे के संदेश का प्रचार किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उनकी शिक्षाएं मानवता के लिए मार्गदर्शन का शाश्वत स्रोत हैं। वीरता पुरस्कार पोर्टल पर अनूठी स्पर्धा आयोजित की जा रही है, जहां लोग राष्ट्र के बहादुर बच्चों की सराहना के लिए अनूठे और नूतन संदेश भेज सकेंगे। इस स्पर्धा का उद्देश्य वीरता पुरस्कार से सम्मानित बच्चों के लिए उपयुक्त संदेश तलाश करना है। ये स्पर्धा 15 अप्रैल से 15 मई तक आयोजित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। IPL क्रिकेट में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच 3:30 से चेन्नई के M.A. चिदम्बरम स्टेडियम में होगा। दूसरा मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने अब तक अपने दोनों मैच जीते हैं, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स को एक मैच में जीत और एक में हार का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स दोनों टीमों को एक मैच में जीत और एक में हार मिली है। चेन्नई में कल रात मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 13 रन से हरा दिया। 151 रन के लक्ष्य के जवाब में सनराइजर्स की पूरी टीम 2 गेंद शेष रहते 137 रन पर आउट हो गई। मुंबई की ओर से बोल्ट और राहुल ने 3-3 विकेट लिए। इससे पहले मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 150 रन बनाए। किरेन पोलार्ड ने 35 और क्विंटन डिकॉक ने 40 रन की पारी खेली। हैदराबाद की ओर से मुजीबुर रहमान और विजय शंकर ने 2-2 विकेट लिए। किरेन पोलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत में इस साल अक्टूबर में आयोजित होने वाले T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम और वहां के मीडिया कर्मियों को वीजा देने पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI को केंद्र सरकार की ओर से स्वीकृति मिल गई है। क्रिकेट बोर्ड की कल हुई एक बैठक के बाद इसकी घोषणा की गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में कोविड स्थिति की समीक्षा की। सरकार ने कहा, एंटीवायरल औषधि रेमडेसिविर का उत्पादन अगले 15 दिनों में दोगुना कर लगभग 3 लाख शीशी प्रतिदिन कर दिया जाएगा। केंद्र ने सभी राज्यों के जन स्वास्थ्य केंद्रों में कुल 162 प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना की मंजूरी दी। देश में पिछले 24 घंटों में 2,61,000 से अधिक लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। अब तक देश में 12 करोड़ 26 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोविड के 25,500 से अधिक नए मामले सामने आए। संक्रमण दर बढ़कर लगभग 30% हुई। दिल्ली सरकार ने कुंभ मेले से लौटने वालों के लिए 14 दिन तक घर पर पृथकवास में रहना अनिवार्य किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोविड की स्थिति को देखते हुए पश्चिम बंगाल में अपनी सभी जनसभाएं स्थगित की। JEE मुख्य प्रवेश परीक्षा 2021 अगले आदेश तक स्थगित। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने इस महीने के आरंभ में सुकमा में घात लगाकर किए गए हमले में शामिल माओवादी गुट के मदवी हिदमा पर 7 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। और IPL क्रिकेट में आज चेन्नई में 3:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से और मुंबई में शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।